फ्रेंड्स, तो सुबोध विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लास में हमने कल सॉलिड स्टेट पे अंदर ध्यान दिया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन को पार्ट को देखेगा। अब अपन आरबीसी की ही इस सॉलिड स्टेट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि सुबोध विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुबोध गुरुजी, जिसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट अपने कल क्या देखा था, सॉलिड स्टेट, जो द्रव्य की पदार्थ की अवस्था बता रहा था, जिसमें हमने देखा था कि सॉलिड अपन किसको कहेंगे, इसके कितने प्रकार होते हैं। फिर हमने देखा था कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, जिसमें हमने क्रिस्टलीय के वर्गीकरण देखा, जिसमें हमने देखा था कि कितने प्रकार के ठोस होते हैं। अब अपन बात करेंगे सबसे मेन टॉपिक की, जिसमें हमने देखेंगे कि सॉलिड स्टेट में जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किस किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, जिसको अपन बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो देखो सर, क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि क्रिस्टल लैटिस को कहेंगे किसको। तो सबने पहले देखते ठोस को देखा, तो इसमें क्या होता है कि जो लैटिस, जो जालक है, उसका अरेंजमेंट, उसकी व्यवस्था, कैसी व्यवस्था, 3D व्यवस्था। उस जालक की 3D व्यवस्था का जो अरेंजमेंट होता है उसको क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब क्रिस्टल जालक कैसे, जैसे मेरे पास एक ठोस है, मान लो एक स्फीयर के रूप में होगा, उसका एक सेंट्रल पॉइंट होगा। अब ये सेंट्रल पॉइंट किस किस प्रकार की एक कोष्टिका, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल, क्या बोलते हैं अपन, एकक कोष्ठिका, क्या बोलते हैं, यूनिट सेल्स। अब देखो यूनिट सेल क्या होती है। यूनिट सेल मतलब जो आपका 3D अरेंजमेंट है वो कितनी छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। वह छोटी छोटी इकाइयाँ, स्मॉल यूनिट, जो रिपीट होती रहती हैं बार बार, जो बार बार रिपीट होती रहती हैं, उसको एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं। एक और टर्म होती है जालक बिंदु। जालक बिंदु, इसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। ये क्या चीज होती है, मान लो उस एक एक कोष्ठिका का वह बिंदु, वह प्रारंभिक बिंदु जिससे कोई अवयवी कण प्रारंभ होना चालू होता है, उसको क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। तो हमने 3 टर्म देखे क्रिस्टल जालक में। फर्स्ट, क्रिस्टल जालक किसको कहेंगे, यूनिट सेल का 3D अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। फिर हमने देखा यूनिट सेल, एक कोष्ठिका, किसको बोलते हैं, रिपीटिंग यूनिट ऑफ 3D अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। मतलब क्रिस्टल जालक का 3D अरेंजमेंट या व्यवस्था जो बार बार रिपीट होकर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं, क्या कहलाता है, एकक कोष्ठिका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इस प्रकार में अरेंजमेंट अपन किस प्रकार देखेंगे। तो मान लो कि मेरे पास कोई स्फीयर है, को इस प्रकार में अरेंजमेंट करता हूँ कि ये मेरा कोई सेंट्रल पॉइंट है, कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि एकदम व्यवस्थित। ओके, जैसे मान लो आप लड्डू को अपन किसी पैकिंग व्यवस्था में मुझे दर्शाना, संकुल क्षमता को अच्छे से करना, तो क्या करेंगे, ऊपर के ऊपर नहीं क्या रखते कि दो लड्डू आपने एक जैसा रखे, उसके जस्ट मिडल में क्या रख देते हैं, एक और लेटिस लेते हैं, ताकि उसकी व्यवस्था क्या हो, उसकी संकुल दक्षता क्या हो, अच्छे से हो। ये ठीक है। उसके बाद जस्ट इसके अपोजिट नीचे एक और ले लिया मैंने, ठीक है। इस प्रकार से संकुलन दक्षता अच्छी बनी रहती है। वो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या चीज़ होती है। तो मान लो कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट अपन करते हैं।
मान लो अपन इस एक क्यूब को डिफाइन करते हैं। इसी से बनाए, इस पॉइंट को मिलाने से मैंने एक प्रकार का क्या बना दिया, क्यूब या घन बना दिया। अब मान लो ये मेरे क्या होंगे, पॉइंट्स, ये अभिविकर्ण है मेरे। इसी को आपने क्या बोला है, लैटिस पॉइंट। क्या बोला है, लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु। और इस एक सेल को क्या बोला है इसने, यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका। क्या बोला है, एकक कोष्ठिका। और ये मेरे क्या हो गए, लैटिस पॉइंट। तो एक आप जनरल इसको समझने के लिए इमेजिन करते हैं कि जैसे मान लो एक कमरा है जहाँ पे आप देख के ये पढ़ रहे हो, तो ये प्रकार का यूनिट सेल, ये एक घन ही है हमारा। तो मान लो एक पर्टिकुलर नहीं होता, एक क्यूब होता होगा, आपने देखा होगा कि उसके पास में भी एक कमरा है, उसके राइट में भी है, उसके लेफ्ट में भी है। इस प्रकार से एक कोना मिलके पूरी क्रिस्टल जालक का निर्माण करेंगे। ये तो मेरे पास क्या है फिलहाल, क्रिस्टल। तो मान लो अपन इसके पास एक और क्यूब बना दे, इसके नीचे क्यूब बना दे, इसके ऊपर बना दे, इसके राइट में बना दे। इस प्रकार से आपका यूनिट सेल का निर्माण होता है। ओके, अब मुझे बताइए जो एकक कोष्ठिका को मैंने जो देखा था, तो उसका क्या व्यवस्था होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसका 3D अरेंजमेंट जो क्रिस्टल जालक में होता है वो रिपीटिंग यूनिट के बेस पे बनता है। किस बेस पे बनता है, रिपीटिंग यूनिट के बेस पे, फर्स्ट बात। सेकंड ये कहता है कि जो रिपीट होने वाली यूनिट है, जो रिपीट होने वाली यूनिट होती है, उसके बीच में किसी भी प्रकार का गैप नहीं आना चाहिए, तभी वह पूर्णतः क्रिस्टल जालक कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे मेरे पास एक कमरा है, उसके जस्ट बाद में कोई मेरा कॉरिडोर होता है, नेक्स्ट कोई और कमरा आता है जो यूनिट सेल से बना है, तो वो मेरा क्रिस्टल जालक नहीं कहलाएगा। तो ये इसके गुण होते हैं। क्या होते हैं, गुण होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि एक यूनिट सेल में कितने पैरामीटर, पैरामीटर मीन्स कितने उसके अवयवी कण हो सकते हैं। फर्स्ट, किसी एक लैटिस पॉइंट को मैं कंसीडर करता हूँ। देखिए इसके एक्सिस को देखते हैं, एक मेरी एक्सिस ये है, एक एक्सिस मेरी ये है, और एक एक्सिस मेरी ये है। क्या हो सकती है, एक्स वाई जेड, या आप बोल सकते हो ए बी सी, वॉट एवर आपको जो इच्छा हो। ये मेरी एक्सिस हो सकती है। एक तीन पैरामीटर तो मेरे ये हो सकते हैं, एक्सिस ए बी सी अक्ष। एक ये हो सकता है कि ये कौन है मेरा अल्फा, इसको मैंने ये मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, सी मान। तो ये अल्फा कोण किस किस के मध्य है, अल्फा ए और किसके मध्य है, बी के मध्य। इस प्रकार एक कोण एक और हो सकता है, ये मेरा बीटा हो गया, ये किसके बीच में हो गया, बी और सी के मध्य हो गया। इसी प्रकार एक और कोण होगा, इसको क्या बोला मैंने, गामा, ये किसके मध्य हो सकता है, ए और सी के मध्य। तो किसी भी यूनिट सेल में 6 पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 3 तो एक्सिस के लिए और 3 कोणों के लिए। उसी आधार पर अपन नेक्स्ट यूनिट सेल का वर्गीकरण पढ़ते हैं, उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या देखा हमने, इस पैरामीटर के आधार पर हम अलग अलग कोष्ठिका को पढ़ते हैं। तो एकक कोष्ठिका के आधार पर यूनिट सेल को 2 भागों में बांटा गया है। जनरली कहते हैं 4 प्रकार की होती है, बट वो 4 प्रकार जनरली कहा जाता है, लेकिन एक ही सेल में 2 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। पहला है सर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। ओके, एकक कोष्ठिका के प्रकार, एकक कोष्ठिका के प्रकार, इसको वर्गीकृत किया गया 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका और केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसको बोला इसने प्रिमिटिव यूनिट सेल,
इसको बोला इसने सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, तो अपन अब आगे इसको क्लासिफाइड करते हैं। आद्य प्रिमिटिव मतलब नॉर्मल की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आद्य सेल की, जिसको इसने प्रिमिटिव सेल भी किया, इसको अपन सिंपल क्यूबिक सेल भी कहते हैं, इसको अपन सिंपल क्यूबिक सेल भी कहते हैं या प्रिमिटिव क्यूबिक सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रित। इसको इसने 3 भागों में बांटा, इसने इसको 3 भागों में बांटा। पहला था अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको इसने बोला था बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, क्या बोला था? बॉडी सेंटर्ड, BCC। नेक्स्ट इसने बोला था फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। नेक्स्ट है अपना थर्ड अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित क्यूबिक यूनिट सेल, मीन्स क्या बोलते हैं? ECC, ECC एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये किस प्रकार से इसको हमने देख लिया, वर्गीकृत देख लिया कि किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते, पर ये होता क्या है एक्चुअली में, ये किस प्रकार से बना हुआ होता है, इसको अपन आगे देखेंगे कि ये किस प्रकार इसको अपन समझ सकते हैं। तो सबसे पहला है सिंपल क्यूबिक सेल या प्रिमिटिव आद्य, क्या बोला था? आद्य, प्रिमिटिव, क्या बोला है? प्रिमिटिव आद्य एकक कोष्टिका। तो सबसे पहले अपन जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले यूनिट सेल को देखेंगे। यूनिट सेल को अपन एक डिफाइन करते हैं एक क्यूब के आधार पर। जहाँ भी आप बैठे हैं उसको इमेजिन कीजिए, एक कमरा जो एक प्रकार के क्यूब जैसा ही दिखता है। देखिए ये किस प्रकार व्यवस्थित होता है। इसमें अपन बहुत सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि जब अपन आगे पढ़ें तो इसको बार बार देखना ना पड़े। इसको हमने क्या बोला था? SCC, सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड सेल। ओके सर, देखो इसने कहा कि जो आद्य प्रिमिटिव सेल होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ घन के कोनों पर व्यवस्थित होती हैं, सिर्फ और सिर्फ कोनों पर व्यवस्थित होती है। मतलब एक कोना, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। एक घन के अंदर कितने कोने होते हैं? टोटल 8। तो ये सिर्फ 8 SCC यूनिट सेल के सिर्फ और सिर्फ कोनों पर व्यवस्थित होती हैं, जिसके अवयवी कण कितने होंगे? टोटल 8। अब मुझे बात बताइए, जैसे अब किस प्रकार व्यवस्थित होगा? ये मेरा एक स्पेयर होगा, एक स्पेयर मेरा इस प्रकार होगा, बिल्कुल अटैच है सर, ये ध्यान रखना, इसके मध्य कोई गैप नहीं है। एक स्पेयर में आपके कोने पर यहाँ रखता हूँ, एक कैमरे में दूसरे के पास रखता हूँ। तो इस आधार पर एक और बात बता दें कि एक ये बात आप जानते हो कि जो घन की जो भुजा होती हैं, घन की जो भुजा होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मतलब जो भी भुजा होगी, जैसे मान ली A = B = C, वॉट एवर, जो भी आपने भुजा का नाम बोला है वो सभी बराबर। जैसे ये मेरा A, ये भी मेरा A, ये भी मेरा A, इस सभी जो भुजा होगी वो क्या होगी? मेरी बराबर होगी। अब बात करते हैं कि मान लो ये मेरे इस जो सेल रखे मैं इसको अलग से बनाता हूँ। देखिए किस प्रकार समझेंगे इसको कि आपको ये आइडिया रहे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो इसको मैं अपन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि इसको अपन आगे पढ़ेंगे ही। इसको एक बार देख लेते हैं आगे कि जैसे मान लो मैं इस यूनिट सेल को मैं जैसे यहाँ बना लेता हूँ कि ये मेरी यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल मेरी यहाँ है, तो इसको मैं अलग से बनाता हूँ। मान लो जो मेरे स्पेयर हैं वो दोनों इक्वली स्पेस हैं, बराबर भुजा के हैं। और देखो इसका सेंटर क्या होगा?
ये इसका सेंटर क्या होगा, ये इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है ये भी स्मॉल रेडियस त्रिज्या, किसी भी वर्त के लिए त्रिज्या क्या होगी आर, इसके लिए भी क्या होगी आर। तो ये टोटल किसके बराबर होगा, डी के बराबर। अब ये डी क्या है, ये रिलेशन बताता है दो अवयवी कणों के मध्य की दूरी को बताता है। किसको बता रहा है, मध्य की दूरी को, डी। तो ये किसके बराबर होगा, आर प्लस आर इक्वल टू 2r। ये तो मेरी बात होगी तब जब मेरे दोनों अवयवी कण बराबर दिशा में हैं या बराबर समान मात्रा में होंगे, आर और आर। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे दो यूनिट सेल हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं, तो इसकी भुजा भी आर, इसकी भी त्रिज्या आर। लेकिन मैं जब डी की बात करूं तो यह 2r के बराबर नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, आर और आर मिलकर 2r, तो मेरा ऐसा ही हो रहा है। तो ये जरूरी है कि जो डी की जो वैल्यू होगी, ये तो अपन पता है कि 2r तो नहीं होगी, लेकिन इतना भी पता है कि 2r से ज़्यादा ही होगी। तो d की जो वैल्यू होगी वो 101% d की जो वैल्यू 2r से अधिक ही होगी। अब ये भी मैं सकते हैं कि एक दो यूनिट्स के अवयव कण है, एक जिसकी साइज कह सकते हैं वो बराबर नहीं है, लेकिन दोनों जुड़ी हुई हैं, तो ये r और ये भी r। इसकी वैल्यू अपन क्या कहेंगे, r1 प्लस r2 इक्वल टू d। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी भी त्रिज्या अलग है और इसकी भी त्रिज्या अलग है। तो इस आधार पर अपन रिलेशन देखते हैं, तो डिस्टेंस होता है नजदीक के यूनिट सेलों के मध्य, वो किस किस प्रकार हो सकता है। एक d की वैल्यू 2r के बराबर हो सकती है, एक d की वैल्यू 2r से ज़्यादा हो सकती है, और एक d की वैल्यू दोनों यूनिट सेल का एडिशन हो सकता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब अपने टॉपिक की ओर वापस बढ़ते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा था मैं, अपन भुजा की बात कर रहे थे, प्रिमिटिव सेल्स की बात कर रहे थे। तो देखिए सर, मान लो इसको इमेजिन करते, सिर्फ एक बार थोड़ा सा इमेजिन का खेल है तो अपन को समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता हूँ मैं। देखिए आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे इसको कंपेयर कीजिए। जैसे मान लो ये मेरा एक अवयवी कण है, ये मेरा अवयवी कण है, वो किसके, अगर मैं इस सर्कल बनाता हूँ तो क्या वो पूरा का पूरा इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, नहीं, उसका सिर्फ ये वाला पार्ट ही इसको डिफाइन कर रहा है। बाकी का ये जो सर्कल है वो ये नहीं है किसी भी अकेला, उसके ऊपर भी एक यूनिट सेल है, उसके राइट में भी है, उसके लेफ्ट में भी है। तो इस प्रकार एक कोने के लिए उसका जो अवयवी कणों का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/8। मान लो आप देखें, आप इसको इमेजिन करना, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। इस सर्कल को अब जब हम डिफाइन करते हैं तो उसका जो कंट्रीब्यूशन आता है, वो जो 8 जो यूनिट सेल हैं वो 8 यूनिट सेलों के अंदर जब आता है तब ये सर्कल उसका पूरा होता है। तो एक ऐसी सी में एक कोने पे जो यूनिट सेल या अवयवी कण उपस्थित होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है, अवयवी कणों की संख्या जो होती है वो 1/8 के बराबर होती है। तो अपन जब SC की बात करते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ कोनों पर उपस्थित है, सिर्फ और सिर्फ कोनों पर उपस्थित है। इट मीन्स अगर मेरे पास 8 कोने हैं तो इसके पास कोनों का अवयवी कोनों की संख्या कितनी होगी, 8 × 1/8, इट मीन्स 1। मतलब एक SC मीडियम में प्रिमिटिव यूनिट सेल या आद्य एक कोष्टिका में अवयव कणों की संख्या पर एटम यूनिट सेल कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 1। SC के केस में कितना होगा, ओनली 1। अब अपन और आगे बात करते हैं SC के अंदर ही, क्योंकि सर ये अपन टॉपिक बाद में भी देखते हैं, बट बेटर है कि अभी को समझ लेंगे ना तो बाकी की चीज़ें हमारे लिए आसान रहेगी। तो हमने ये देख लिया कि SC के अंदर आपकी जो पर एटम यूनिट सेल हैं वो कितनी हैं, सिर्फ और सिर्फ 1। SC के अंदर पर एटम यूनिट सेल कितना है, 1 पर एटम यूनिट
सेल, जिसको अपन जेड से डिफाइन भी करते हैं। कितना हो गया 1। आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं वापस आपके सामने क्यूब बनाना चाहता हूँ कि अब मैं आपको इसके एंगल्स और उसके जो दूरी, उसके भुजा की दूरी, उसके यूनिट सेल के मध्य की जो दूरी होती है, उसका रिलेशन क्या निकल के हमारे पास आता है वो अपन देखेंगे। मान लो देखो ये मेरा क्या है, एक कमरा होता है, उसमें कि क्या क्या हो, यूनिट सेल में क्या क्या होता है, फेस, एक तो इसकी फेस होगी, इसके कोने होंगे, ओके, और इसका क्या होगा, सेंटर होगा। तो कितने फेस होती हैं, एक, उसके पीछे 2, इसके राइट में 3, लेफ्ट में 4, अप एंड डाउन कितने होगी टोटल 6 क्या है मेरे पास फेसेस, 8 क्या है कॉर्नर, क्या है कॉर्नर मतलब कोने, ओके। तो अब मेरे पास फेस तो है ही नहीं ना, फेस के अंदर तो कुछ है ही नहीं मेरा एसएससी में। एसएससी ने तो क्या कहा कि ये तो आद्य है, सिंपल से क्यूबिक सेल हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोनों पर व्यवस्थित होती हैं, सिर्फ और सिर्फ कोनों पर व्यवस्थित होती है। तो मान लो इसकी भुजा क्या है, मान लो ये है, क्या है ये, ऑब्वियसली सभी की ये होगी। अब मैं बात करता हूँ, ये मेरा फेस है, नीचे का देखते हैं, ये मेरा फेस है, आप जो भी माप मानना चाहो मान लो, ये मान लेते हैं, आपकी इच्छा, ऊपर वाला सही दिखेगा। ये जो फेस होता है उसके विकर्ण पर, ये क्या बोलते हैं फेस डायगोनल, उस फेस का विकर्ण, उस फेस के विकर्ण कितना होगा, उसकी दूरी क्या है, उसकी लेंथ क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता। ये ऑब्वियसली मेरा किस प्रकार सेल होगा, ये एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यहाँ पे अच्छा सा नहीं दिख रहा बट आप समझ सकते हो इसकी दूरी कितनी है, आर, इसकी दूरी कितनी है आर। अभी मैंने आपको बताया है डी, आर और आर कितना हो सकता है 2r हो सकता है, ये डी की वैल्यू होगी। मान लो ये मेरा डी है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2r। अब मुझे तो इससे मतलब नहीं है फिलहाल, मुझे तो किससे निकालना है, मुझे क्या निकालना है फेस डायगोनल। देखिए आपने पाइथागोरस प्रमेय देखी होगी, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर। मान लो मेरा ये मेरा x, ये मेरा y और ये मेरा क्या है z, x y और z, ये भी मेरा ये, तो ये मेरा आधार हो गया, ये मेरा इसका लंब हो गया। क्या हो सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ मैं, एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड का स्क्वायर इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर कितना है वाई जेड का स्क्वायर, वाई जेड का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से मेरा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है आर, सॉरी ए का स्क्वायर प्लस एक्स जेड भी कितना है ए का स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड की वैल्यू मुझे नहीं पता, वाई जेड की जो वैल्यू है वो मुझे नहीं पता। इसको वाई जेड मेरा क्या है फेस डायगोनल या फेस का विकर्ण। तो ए स्क्वायर कितना हो गया 2a का स्क्वायर और फेस डायगोनल को मैं लिख देता हूँ एफ डी का स्क्वायर समझने के लिए। तो यहाँ से मेरा फेस डायगोनल कितना निकल के आया, ये इसके ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा √2a। तो जो फेस डायगोनल की जो वैल्यू निकल के कितनी आई मेरी √2a। ओके समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए कि एक्स वाई प्लस एक्स जेड का स्क्वायर बराबर वाई जेड का स्क्वायर। वाई जेड मेरा क्या है विकर्ण, एक्स जेड और वाई जेड की वैल्यू मेरी इक्वल है, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर इक्वल टू कितने का √2a। ओके अब एक और डायगोनल की बात करते हैं। ये तो मेरा ये मेरी मान लो ये मेरा फेस है, तो ये मेरा क्या हो गया इसका डायगोनल। अब बात करते हैं मेरे ये पूरी यूनिट सेल की। तो जो यूनिट सेल के विकर्ण की बात करते हैं कि ये मेरा क्या हो जाएगा इसका सेंटर्ड का, पूरे इस क्यूब के अंदर एक कोने से उसके अपोजिट का जो कोना है ये मेरा क्या कहलाएगा बॉडी डायगोनल, उस बॉडी का विकर्ण, उस बॉडी का विकर्ण। ऑब्वियसली मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता तो मैं आपको इस एसएससी का ये समझ में आया फेस डायगोनल। अब नए सिरे से चालू करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए, ताकि आपको क्लियरिफाई हो जाए। ओके नेक्स्ट बात करते हैं अपन बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल की बात करते हैं।
ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वही एक प्रकार वापस यूनिट सेल बनाते हैं। ओके, साथ साथ में थोड़ा सा नोट करते रहिए ताकि क्या है ना, एक शॉर्ट मेमोराइजेशन मिल जाएगा, ताकि बार बार आपको जब आप थ्योरी पढ़े तो आपको समराइज हो जाए। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखें। मान लो ये मेरा ये है, एक दो कोने ले लेता हूँ मैं अपने मन के हिसाब से, ये मैंने ले लिया, ये मेरा क्या हो जाएगा, फेस से डायगोनल। ओके, ये मुझे पता है ये वैल्यू है, ये मैंने निकाल लिया, अभी जस्ट निकाला है। कितना निकाला है मैंने, √2a फेस का डायगोनल। ये मुझे भुजा पहले से ही पता है कितनी है, ए। तो निकाल लेते हैं सर। अब तो मेरा ये पास त्रिभुज आ गया, और त्रिभुज का तो मुझे बचपन से पढ़ते आ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय। मान लेते हैं मेरा क्या है, x, y और z। ओके, अब ये मेरा x z क्या हो गया, x z मेरा क्या हो गया, बॉडी डायगोनल, मतलब उस यूनिट सेल का विकर्ण। तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। ओके, अब क्या है एक्स जेड मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है क्या है, ये बॉडी डायगोनल है। बॉडी का मतलब बी डी, क्या बोल देते हैं, बी और डी। जेड वाई मेरा कितना है, √2a का स्क्वायर, और एक्स वाई मेरा कितना है, a का स्क्वायर। ओके, तो √2a का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। कितना निकल के आया मेरा, 3a का स्क्वायर। बॉडी डायगोनल का जो स्क्वायर है, वो कितना निकल के आया मेरा, 3a का स्क्वायर। तो बॉडी डायगोनल मेरा यहाँ से कितना हो गया, √3a। कितना हो गया, √3a। तो हमने क्या क्या निकाला अभी देखते हैं। कि सबसे पहले मैंने निकाला है फेस डायगोनल। क्या निकाला, फेस डायगोनल। फिर मैंने क्या निकाला, बॉडी डायगोनल। मैंने a की वैल्यू पता कर ली, मैंने r वैल्यू पता कर लिया। तो अब देखिए, मैं एक रिलेशन बताता हूँ a, r और d के बदले। a मेरा क्या है, यूनिट सेल की भुजा मेरा, सॉरी r क्या है, रेडियस। क्या है, रेडियस उस यूनिट सेल की त्रिज्या। a मेरी क्या होगी, भुजा। और d क्या है, ये प्रकार का एक संबंध होता है, रिलेशन होता है दो यूनिट सेल के जो आपस में नज़दीक हैं, पड़ोसी हैं, उसके मध्य जो कम से कम दूरी होती है वो d को डिफाइन करती हैं। तो मैं यहाँ से a, r और d की जो वैल्यू हैं, उनके जो मध्य संबंध हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अब मुझे बताइए, मैंने अभी आपको बताया है कि इस यूनिट सेल में दोनों भुजा के जो अवयवी कण हैं वो कुछ इस प्रकार व्यवस्थित हैं। ये r, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। तो ये क्या होगी मेरी d, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। तो d बराबर क्या हो गया, 2r। क्या हो गया, 2r। ओके, क्लियर है। तो यहाँ से मैं देखो मेरा, तो अब मैं यहाँ से क्या निकालना चाहता हूँ, d बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 2r। क्या हो जाएगा, 2r। तो अब मैं रिलेशन डिफाइन करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्या हो सकता है गुरु, बताइए, आराम से बताइए क्या हो सकता है। देखो मेरा d मैंने निकाल दिया है, मैंने a की वैल्यू भी पता कर ली है। तो देखिए अब मुझे बताइए, ये जो मेरा d है, क्या वह इस सेल का a भी तो हो सकता है, इस सेल का a भी तो हो सकता है। तो d बराबर 2r तो है ही, लेकिन ये किसके बराबर भी हैं, a के बराबर भी हैं। तो रिलेशन क्या निकल के आया, SSC का, a बराबर 2r बराबर d, a बराबर 2r बराबर d। ओके, SSC का ये जनरल इंट्रोडक्शन हमें क्लियर करते हैं। क्या देखा था,
प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या देखा था प्रिमिटिव यूनिट सेल में? क्या देखा मैंने कि जो मेरे अवयवी कण होते हैं वो केवल और केवल कोनों पर व्यवस्थित होते हैं। इस आधार पे हमने इसका बॉडी डायगोनल भी निकाला, इसका मैंने फेस डायगोनल भी निकाला। तो अब मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे किसी वैल्यू में अगर मुझे बोला गया है कि आपके पास कोई एक अवयवी कण एसएससी या प्रिमिटिव यूनिट सेल में मौजूद हैं और आपको बोला गया है कि इसके मध्य की जो भुजा है, जो मध्य की जो जो घन की जो भुजा है उसकी वैल्यू मान लो 10 सेंटीमीटर है। इसने कहा कि जो एक घन है जो एसएससी व्यवस्था में उपस्थित हैं, एसएससी व्यवस्था में उपस्थित हैं और उसके मध्य की जो भुजा है या जो घन की भुजा है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। और उसने पूछा है कि उस एसएससी अरेंजमेंट के लिए डी और आर मतलब दो यूनिट सेल के मध्य का रिलेशन और उस यूनिट सेल का रेडियस त्रिज्या क्या होगी। तो मैंने आपको क्या रिलेशन बताया था, ए इक्वल टू 2r इक्वल टू डी, ए इक्वल टू 2r इक्वल टू डी। अब ए मेरा कितना दिया हुआ है 10 और आर मुझे नहीं पता, कितना ही निकल के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आया या नहीं आया? और डी की बात करूं तो डी भी क्या है, ये मेरा निकल के आ गया मेरा आर भुजा। और डी की बात करो तो ए इक्वल टू क्या है मेरा डी। तो जितना ए होगा उतना का उतना भी डी होगा, उतना का उतना भी डी होगा। इस सवाल में एक और मैं अगर जोड़ता हूँ कि मुझे फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल के बारे में भी बताया। तो फेस डायगोनल एसएससी के लिए अभी मैंने निकाला कितना होता है रूट टू ए, रूट टू ए की वैल्यू मैंने बता दी आपको कितनी होती है रूट 2 इंटू 10 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है 1.4 इंटू 10 कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर के आसपास लगभग, कितना आ जाएगा लगभग। और बॉडी डायगोनल की बात करें तो कितना होता है बॉडी डायगोनल रूट 3a, रूट 3 इंटू 10 कितना आ जाएगा 1.6 के आसपास आएगा। तो इसके साथ 10 को मल्टीप्लाई कर दो आपका क्या निकल जाएगा बॉडी डायगोनल। तो एससीसी के आधार पर हमने कितनी चीज़ें देख ली, एक में ही ए भी निकाल दिया, डी भी निकाल दिया और आर भी निकाल दिया और ये भी देख लिया कि अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं केंद्रित एकक कोशिका के बारे में। ओके।